नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल गोविंद गोपाल में फिर से एक बार। दोस्तों आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए ढेर सारी खबरें शिक्षा मित्रों को लेकर, बेसिक शिक्षा को लेकर और 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर। हम ये सभी खबरें एक एक करके आपको इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन ये ज़रूर चाहेंगे कि आप प्लीज़ बेसिक शिक्षा से जुड़ी खबरें पाने के लिए, शिक्षा मित्रों से जुड़े अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबाएं और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। लास्ट में इस वीडियो को जरूर लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हम आज की सभी खबरें एक एक करके आपको बताते हैं। सबसे पहले हम बात करें उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ की, यानी कि शिक्षा मित्रों की बात करें तो उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ जो एक शिक्षा मित्र का एक बहुत बड़ा संगठन है, उन्होंने एक बैठक की और उस बैठक में 2 बिंदुओं पर विचार विमर्श किया गया। ये 2 बिंदु कौन कौन से हैं? पहला बिंदु ये है कि उन्होंने ये तय किया कि अब शिक्षा मित्रों का भविष्य कैसे सुरक्षित किया जाएगा। आगे आने वाले समय में शिक्षा मित्रों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए क्या क्या प्रयास किए जाएं, इस पर चर्चा की गई। बाद में ये निष्कर्ष निकला कि उन्होंने एक समिति यानी एक कमेटी बनाने की बात कही है। उस कमेटी में कुछ नए पद होंगे, कुछ नए सदस्य होंगे जो चयनित किए जाएंगे पदाधिकारियों में से ही, लेकिन उस समिति का जो मुख्य कार्य होगा वो राज्य और केंद्र सरकार से मिलकर शिक्षा मित्रों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए जी तोड़ प्रयास करना होगा। बिल्कुल इसी कार्य में लगना होगा कि ये कैसे भी पता करें कि आगे शिक्षा मित्रों के भविष्य में क्या है, क्या रणनीति है सरकार की, ये सब जानने का प्रयास ये समिति करेगी। साथ ही दूसरी जो खबर है, यानी दूसरी जो पॉइंट है, जो बिंदु है इस मीटिंग में जो हुआ वो ये कि 14 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा मित्रों का डाटा मांगा है। जाहिर सी बात है, टेट पास शिक्षा मित्रों के पदों को संरक्षित करने के लिए 14 जुलाई को जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, उसके जो डाटा है वो डाटा अब ये संगठन के पदाधिकारी भी अपने पास सुरक्षित करेंगे। इसके लिए वो हर जिले से फिर ब्लॉक और ब्लॉक से फिर न्याय पंचायत वार के भी पदाधिकारियों से संपर्क करके सभी ऐसे शिक्षा मित्रों से डाटा ले लेंगे जो इसकी सीआईडी में आते हैं। तो उन्होंने कहा है कि हमें ये डाटा जल्द से जल्द कलेक्ट करना है ताकि 14 जुलाई को होने वाली सुनवाई में हम भी अपने वकील के द्वारा ये पक्ष रख सकें कि इतने कैंडिडेट, इतने शिक्षा मित्र हमारे टीईटी और सुपर टेट पास हैं इतने अंकों पर। तो जाहिर सी बात है कि ये इस कार्य के लिए जून के महीने में पदाधिकारी अपनी पूरी कोशिश लगा देंगे, क्योंकि विद्यालय भी नहीं खुल रहे हैं, लेकिन शिक्षा मित्रों का डाटा संगठन को कलेक्ट जरूर करना है। तो उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ की बैठक में ये 2 बिंदु रखे गए थे। इसके बाद अब हम बात करें 69,000 शिक्षक भर्ती को लेके। तो 69,000 शिक्षक भर्ती को लेके कोर्ट में जितने भी केस चल रहे हैं वो लगभग सब आपके संज्ञान में है। कुछ एक तो हम और रिमाइंड करा देते हैं। कल हमने एक वीडियो में आके भी आपको बताया था कि कल ही सुप्रीम कोर्ट से राज्य सरकार को बहुत बड़ी राहत मिली है, क्योंकि उन्होंने विवादित प्रश्नों को लेकर डबल बेंच में जो केस सरकार जीत गई थी उसके खिलाफ अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट गए थे डबल बेंच के आदेश को खारिज कराने के लिए। तो वो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया है कि वो कोई हस्तक्षेप नहीं कर रही हैं और उन्होंने याचिकाएं सारी खारिज कर दी, डबल बेंच के आदेश को ही मान्य कर दिया। इसका मतलब विवादित प्रश्नों का मामला अब डबल बेंच तक ही रह गया। कुल मिला के डबल बेंच का आदेश आपको पता ही था कि भर्ती डबल बेंच के आदेश के अनुसार ही हो रही थी। तो सरकार को बहुत बड़ी राहत मिली है सुप्रीम कोर्ट से। इसके बाद 69,000 शिक्षक भर्ती पे एक केस और हुआ था जिसमें 10% आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण देने की बात कही गई थी। उन्होंने भी केस दाखिल कर दिया है कि इसमें हमें आर्थिक रूप से हम पिछड़े वर्ग में आते हैं और हमें 10% का कोटा नहीं मिल रहा है, इसलिए उन्होंने भी याचिका दाखिल कर दी है। अब इस पर भी सरकार से जवाब मांगा गया है, वो भी बताएंगे कि आखिर इनको 10% का कोटा क्यों नहीं दिया गया। तो ये केस है 69,000 शिक्षक भर्ती पे। 69,000 शिक्षक भर्ती पे केस सीबीआई जांच को लेकर जो चल रहा है कि एसआईटी की टाइम से हटा कर सीबीआई जांच लगानी चाहिए, उसकी सुनवाई 7 जुलाई रख दी गई है। 7 जुलाई को पता चलेगा उसमें। इसके अतिरिक्त 69,000 शिक्षक भर्ती में एक और केस दाखिल हुआ शिक्षा मित्रों को लेकर। ये शिक्षा मित्रों को लेकर कैसे केस दाखिल हुआ है कि शिक्षा मित्रों ने
इस कोर्ट में ये कहा है कि हमने रेगुलर बीटीसी की है, लेकिन सरकार ने हमें 25 अंक का भारांक नहीं दिया गया है। ये कैसे हुआ कि जब पहले बीटीसी की जगह निकली थी तो बीटीसी में 10% का कोटा शिक्षा मित्रों को दिया गया। उनमें जो शिक्षा मित्र सेलेक्ट हुए उन्होंने रेगुलर बीटीसी की और बाकायदा विभाग से परमिशन लेके दोबारा रेगुलर बीटीसी के बाद वो पुनः शिक्षा मित्र पद पर स्कूल में आ गए। उनकी बीटीसी रेगुलर थी, तो वहाँ उन्होंने जब ऑनलाइन फॉर्म आवेदन किया तो उन्होंने उसमें रेगुलर बीटीसी का ऑप्शन चुना और इसकी वजह से उन्हें कंप्यूटर ने जैसे कि जनरेट किया गया होगा फॉर्मूला, उस हिसाब से उनको 25 अंक का भारांक नहीं दिया गया और मेरिट में नाम उनका 25 अंक के बिना के आ गया। तो वो कोर्ट चले गए कि आखिर हमें भी सरकार ने ये रेगुलर बीटीसी कराई थी और वो हमें 25 अंक का भारांक नहीं दे रही है। तो इस पर भी सरकार से जवाब मांगा गया है कि आखिर इन शिक्षा मित्रों को 25 अंक का भारांक क्यों नहीं दिया गया। या हो सकता है कि सरकार की तरफ से कोई कमी रह गई होगी और इनको भारांक नहीं मिल पाया है। कोर्ट से जहाँ तक लगता है कि इनको राहत मिल जाएगी और इनको 25 अंक का भारांक मिल जाएगा। अब अगली खबर जो है वो भी शिक्षा मित्रों को लेके है, लेकिन बहुत ही दुखद खबर है, क्योंकि अब शिक्षा मित्र के खिलाफ ही कोर्ट पहुंच गया है। कोर्ट पहुंचने की बात यहाँ आ रही है, वैसे तो अभी स्पष्ट पूरी तरह से नहीं है, लेकिन जहाँ तक है पक्की खबर है ये कि जो 8018 शिक्षा मित्र इस 69,000 शिक्षक भर्ती में चयन हो गए हैं, उनको हिमांशु राणा जो बीएड की तरफ से केस लड़ते हैं, उन्होंने अपनी पक्ष में ले लिया है। उन्होंने केस दाखिल करवाया है कि वो जो है शिक्षा मित्रों के भविष्य के लिए इस भर्ती को कराने में प्रयास करें। तो बता रहे हैं कि यहाँ शिक्षा मित्र और शिक्षा मित्र में आपस में टकरार हो रही है और ये 8018 शिक्षा मित्र सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। इसके लिए बरेली से एक टीम ने आईए भी दाखिल कर दी है कि अगर ऐसा कोई केस दाखिल होता है शिक्षा मित्रों की तरफ से तो वो उस मतलब आईए से के माध्यम से पहले उनकी बात भी सुनी जाए, तभी कोई आदेश किया जाए। तो भगवान ना करे कि शिक्षा मित्री आपस में केस लड़े, एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े हों कोर्ट में, और जो भी हो फैसला अब जल्दी हो इस 69,000 शिक्षक भर्ती को लेके। तो दोस्तों ये थी सारी खबरें 69,000 शिक्षक भर्ती को लेके और आपके शिक्षा मित्रों को लेके। अब हम अगली खबरें आपको बताते हैं। दोस्तों अगली खबर जो है वो बेसिक शिक्षा को लेके है। तो बेसिक शिक्षा की खबर में आपको बताएं कि सरकार ने कोरोना के चलते हुए आपातकालीन में स्थिति में राज्य कर्मचारियों का डीए बढ़ाने का, यानी 1.5 साल तक डीए नहीं बढ़ेगा, इसके लिए आदेश किया था, लेकिन कर्मचारी इसके खिलाफ कोर्ट गए और 23 जून में इसकी सुनवाई हुई कि डीए की बढ़ोतरी और अन्य भत्तों को जो रद्द कर दिए गए हैं राज्य सरकार के द्वारा, इसके खिलाफ कोर्ट में सुनवाई हुई। तो कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है, कहा है कि आप इसका स्पष्टीकरण दें, इसका नोटिस जारी किया गया है और इसकी अगली सुनवाई 14 जुलाई को करीब होगी, 16 जुलाई को इसकी अगली सुनवाई है। 16 जुलाई को पता चलेगा कि क्या राज्य कर्मचारियों का डीए बढ़ सकेगा, जैसे 6 महीने बाद डीए बढ़ता है, क्या वो बढ़ेगा या राज्य सरकार का ये आदेश लागू सभी पर होगा। जो आगे की अपडेट है उसमें हम आपको बताएं कि 27 जून तक हर हालत में सभी शिक्षकों को, अनुदेशकों को, शिक्षा मित्रों को दीक्षा पोर्टल ऐप पर या दीक्षा ऐप पर अपना रजिस्ट्रेशन कराना है। ये सुनिश्चित कर लें कि 27 जून तक हर किसी शिक्षक, शिक्षा मित्र और अनुदेशक का दीक्षा ऐप डाउनलोड कर उस पर रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो उन पर कार्रवाई की जा सकती है, क्योंकि भविष्य में अब आने वाले समय में शिक्षकों को ट्रेनिंग इसी दीक्षा ऐप के माध्यम से दी जाएगी। तो जब इस कोरोना के समय में स्कूलों में बच्चों का आना कम है, लेकिन शिक्षकों का समूह इकट्ठा भी नहीं किया जा सकता है, तो ये दीक्षा ऐप के माध्यम से शिक्षकों को ट्रेनिंग दी जा रही है। तो ये ट्रेनिंग बहुत ही ज़रूरी है आगे के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए। राज्य सरकार कटिबद्ध है, तो जाहिर सी बात है कि ये दीक्षा ऐप शिक्षकों के लिए बहुत ही अनिवार्य और आवश्यक है। तो कोई भी शिक्षक या शिक्षा मित्र या अनुदेशक इस दीक्षा ऐप को इंस्टॉल करना नहीं भूलें। लास्ट में मैं आपको एक खबर और बताना चाहेंगे कि त्रिभुवन सिंह जी ने एक खबर डाली थी, अखबार में आई थी कि ESI का लाभ शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों को मिलने वाला है। तो प्लीज़ आप हमें ये बताएं कि क्या आप ESI के लाभ के बारे में जानते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पर पूरी वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ESI अगर शिक्षा मित्र अनुदेशक पर लागू होता है
तो जाहिर सी बात है शिक्षा मित्रों के लिए बहुत अच्छी खबर होगी, उससे काफ़ी लाभ होता है। ESI एक तरह से भविष्य सुरक्षित करने का माध्यम है, बीमा है एक तरह से। आपकी कितनी धनराशि उसमें कटेगी, कितना राशि सरकार देगी और उससे आपको कितना लाभ मिल सकता है, यहाँ तक कि सेवा में मृत्यु होने पर भी आपको उसमें क्या लाभ मिलेगा, ये सारे लाभ मिल सकते हैं। त्रिभुवन सिंह की जो प्रयास है, उन्होंने कहा है कि हमने काफ़ी प्रयास करके ESI को लागू करवाने के लिए कहा है। कानपुर से ये खबर थी। अगर आप चाहते हैं कि हम ये सारी डिटेल आपको एक वीडियो में अलग से बनाए तो प्लीज़ कमेंट करके हमें जो बताइएगा, तो हम इस पर ज़रूर जानकारी कलेक्ट करके आपको सारी जानकारी देंगे और बताएंगे कि ESI लागू होने पर शिक्षा मित्रों को उसका लाभ कैसे मिलेगा। तो दोस्तों बस आज इस वीडियो में इतनी ही खबरें थी और हमें उम्मीद है कि आपको ये खबरें बहुत अच्छी भी लगी होंगी, सही लगी होंगी और सटीक सही जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर चुके होंगे। तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिए। हम आपसे फिर मिलेंगे अगली वीडियो में और कई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।